हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। हम 3D कर रहे हैं और ये 3D का चौथा वीडियो है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि जब हमारे पास लाइन के इक्वेशंस दिए हुए हों, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो हम कैसे पता करें कि वो लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर इंटरसेक्टिंग है, वो लाइन एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन को यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में वो होता है a प्लस लेमडा बी, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा है। और कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस x1 ओवर a इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर b इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर c। ठीक है, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है, ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, जनरल फॉर्म, ये आपका जनरल फॉर्म है इक्वेशन का। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें ये समझना है कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर वो दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, और तीसरा किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, किसी एंगल पर। ठीक है ना, तो ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। और आप यदि अपने दिमाग को थोड़ा चलाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि सर दो लाइन यदि पैरेलल है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। दो लाइन यदि पैरेलल है तो इसके बीच तो एंगल बनेगा ही नहीं, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। सर दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और सर दो एंगल यदि दो लाइन यदि एक दूसरे को कट कर रहे हैं किसी एंगल पर, तो फिर यहां पर एंगल क्या होगा सर, यहां पर एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, सर एक बात बताओ 90 से छोटा ही क्यों होगा, 90 से बड़ा क्यों नहीं होगा। बेटा तो जब इंटरसेक्ट करेगा ना तो सिंपल सी बात है कि दो एंगल तो बनेंगे ही बनेंगे, ये आपका कंप्लीट 180 होगा, इस और इस एंगल का सम 180 होगा। लेकिन हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो हमेशा 90 से छोटा ही होगा, एक 90 से बड़ा होगा, एक 90 से छोटा होगा। तो जिस एंगल की बात हम कर रहे हैं वो एंगल 90 से छोटा होगा। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे डिटरमिन करें। तो सिंपली हमारे पास दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का हमने तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा है कि हम दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये हो गया cos थीटा। ये क्या हो गया कि cos थीटा निकालने का फॉर्मूला। तो b1 b2, तो थीटा क्या हो जाएगा सर, तो थीटा को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स b1 डॉट b2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये है सर। अब आपको ये समझना है कि जब थीटा आपका 0 डिग्री पैरेलल, ठीक है, थीटा आपका 0 डिग्री निकले पैरेलल, थीटा आपका 90 डिग्री निकले परपेंडिकुलर, और थीटा 0 और 90 के बीच में निकले तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही से हम पता कर सकते हैं। लेकिन दूसरा भी तरीका है हमारे पास कि हम ये पता कर सके कि लाइन हमारा पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये पहला तरीका है चेक करने का। आप चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, थीटा 0 डिग्री पैरेलल, थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो क्या होगा इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, वो भी एक एंगल जो ना 0 है और ना 90 है, उसके बीच में है, एक्यूट एंगल कोई। ठीक है ना, तो आप इसे जल्दी से कॉपी करो। फिर हम एक इक्वेशन लेते हैं, दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का लेंगे और हम वेरीफाई करके देखेंगे कि वो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर या फिर किसी एंगल पर कट कर रहा है। आप जल्दी से इसे कॉपी कर लो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया ये आपका क्या है वेक्टर इक्वेशन।
वेक्टर इक्वेशन। और ये क्या है आपका कार्टेशियन इक्वेशन। तो हमारे पास दो लाइनें, क्वेश्चन में लेता हूं चेक वेदर लाइन्स x माइनस एंड थोड़ा मैं एड कर देता हूं। ये क्वेश्चन है कि चेक वेदर लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। हमें चेक करना है कि ये लाइन हमारा पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये जनरल फॉर्म है कार्टेशियन, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और ये दूसरा इक्वेशन है, ये भी उसी फॉर्म में x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन बी सी। तो ये हमारा ए बी सी ये पहले लाइन के डायरेक्शन वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो हम इसे लिख लेते हैं b1 इक्वल्स टू वेक्टर b1 इक्वल्स टू, क्या हम इसे ऐसा लिख लें 4i। अच्छा, जनरल फॉर्म हमेशा याद रखना है, यहाँ बीच में देखिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना, और एक्स वाई जेड पहले ही है। मैंने बोला था कि एक्स वाई जेड हमारा पहले होना चाहिए, बाद में वो प्लस में है या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा पहला डायरेक्शन वेक्टर है 4 6 7, तो 4i 6j 7k। और हमारा दूसरा डायरेक्शन वेक्टर है 8i 12j और 14k। ये हमारा दूसरा डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एंगल निकालना है cos थीटा b1 डॉट b2। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप देखना कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। सिंपली आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट का सम। तो 4 8 4 जा 32, 16 2 जा 72 और 14 7 जा 98। ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया ए डॉट बी। और फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है ए बी सी। यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो चलिए करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, लिख ही देता हूँ मैं 16 प्लस 36 प्लस 49 इंटू दूसरे वाले का 64 प्लस 144 प्लस 196। थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 98 प्लस 32 130, तो 132 102, न्यूमरेटर में 202 आ गया। डिनोमिनेटर देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 42 52 52 9 61, तो 101। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96, 196 प्लस 4 200, 340 और 340 या प्लस 64, 340 प्लस 64, तो 404। ये हो जाएगा आपका 404, ठीक है, कॉस थीटा। थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, वन 101, इसे हम ऐसा लिख लें क्या, 101 इंटू
101 इंटू 2 इंटू 2, देखिए तो 101 ये तो पहला है, 101 इंटू 2 इंटू 2 404, इन दो में से एक निकलेगा, इन दो में से एक निकलेगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू 202 ओवर 202, खत्म हो गया ये 1। थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं cos इनवर्स 0। तो थीटा इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ cos में किसका वैल्यू 0 होता है, तो सर cos 0 का वैल्यू, सॉरी 0 नहीं, ये 1, ये तो आपका 1 आया ना, तो cos 0 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, हैंस लाइन्स आर पैरेलल। इसी तरह परपेंडिकुलर के लिए भी चेक कर सकते हैं कि लाइन आपका पैरेलल है या नहीं। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेंगे इसे समझने के लिए। ठीक है, आप इसे जल्दी से कॉपी करो। तो हम एंगल का फॉर्मूला यूज करके हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, एंगल का फॉर्मूला यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है और इंटरसेक्टिंग है किसी और एंगल पर, 0 से 90 के बीच के एंगल पर। अब मैंने बोला दूसरा तरीका भी है हमारे पास कि हम चेक कर सकते बिना एंगल निकाले। ठीक है ना, वो तरीका क्या है देख लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे पहले चेक करते हैं। आप इसे मुझे उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि दो लाइन, एक लाइन जैसे मैं ये मान लो आप किसी पॉइंट से पास हो रहा है और इसका एक डायरेक्शन वेक्टर है, कोई दूसरा लाइन भी ऐसा है किसी पॉइंट से पास है, इसका भी एक डायरेक्शन वेक्टर है। दो लाइन पैरेलल होंगे, इसका मतलब उसके डायरेक्शन वेक्टर्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब क्या होगा, उनके डायरेक्शन वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए हम वेक्टर इक्वेशन को नहीं छूते, सिर्फ उसके डायरेक्शन वेक्टर को निकालते हैं। ठीक है, और ये हमने पहले दूसरे वीडियो में सीखा है। ठीक है, तो डायरेक्शन वेक्टर ही बता देता है कि हमारा लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, क्योंकि लाइन पैरेलल डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल, लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर। एंगल निकालने के लिए भी लाइन किसी एंगल पर कट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर भी उसी एंगल पे कट कर रहा होगा, देख लीजिए। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो हम कैसे चेक करें, चलिए थोड़ा क्लास 10th याद करते हैं। दो लाइन पैरेलल होता था, क्या करते थे हम, हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होता था। यहां पर थोड़ा जुड़ गया है, a1/a2 इक्वल्स टू इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, मैं लिख रहा हूं इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन व्हाट, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। चेक करते निकालते हैं यहां से, a1/a2 का वैल्यू क्या होगा, 4/8 कट हुआ 1/2, ऐसे ही निकालना है। ठीक है ना, आप एक एक करके पहले निकालोगे फिर लिखोगे कि इक्वल है या नहीं। फिर b1/b2 6/12 1/2, c1/c2 7/14 1/2। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे आप हेयर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये इक्वल हैं, हेंस लाइन्स आर पैरेलल। हेंस लाइन्स आर पैरेलल। तो इस तरह स्पेस में दो लाइन पैरेलल होंगे। इसके लिए सिंपल सा है कि आपको वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन जो भी दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन है तो यहां से b निकाल लेना है, कार्टेशियन है तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये डायरेक्शन वेक्टर ही होता है, ये निकाल लेना है। और मैंने आपको समझाया दो लाइन पैरेलल तो इसका मतलब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल, दो लाइंस परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके डायरेक्शन वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन वेक्टर निकाला और चेक किया कंडीशन, और ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा लाइन पैरेलल है। और ऐसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कि कभी कभी आपको यहाँ पर लैम्डा दे देगा, दोनों इक्वेशन में एक जगह लैम्डा होगा, बोलेगा लाइंस पैरेलल हैं। लाइंस पैरेलल है, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन रेशियो इक्वल होगा, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल होगा और उससे आपका लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। थोड़ा परपेंडिकुलर के लिए देख लेते, इसे आप जल्दी से कॉपी कर लो।
मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा। ठीक है, चेक वेदर लाइन 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लेमडा इंटू एंड, ये मैं वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूं, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आप सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन ही लिखते हो, प्लस प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 2j प्लस 2k आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। हमारे पास दो तरीका है, पहले तो हम एंगल निकाल सकते हैं, तो एंगल निकालना तो आपको पता ही है कि एंगल आपका 90 आ जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो वो ना करके हम क्या करेंगे, हम अपने नॉर्मल कंडीशन पे जाएंगे। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, if two lines are परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो ये लाइन परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन वेक्टर भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो सीधी बात है सर कि b1 डॉट b2 क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। और इसी को हम कैसे लिख लेते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो। बोलोगे सर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, तो बेटा ये है आपका a1 b1 c1 और ये है आपका a2 b2 c2। चेक करें तो लिखेंगे हियर, अच्छा थोड़ा b1 b2 लिख लेते हैं, इतना भी फास्ट नहीं होना है, तो b1 वेक्टर को मैं लिख लेता हूं, ये आपका है 2i माइनस 3j प्लस k, और b2 वेक्टर भी लिख लेता हूं, ये है आपका 2i प्लस 2j प्लस 2k, तो लिखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू, चलिए करते हैं 2 2 जा 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 और प्लस 1 इंटू प्लस 2, तो ये क्या हो गया आपका 6 माइनस 6 जीरो। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या आ गया, जीरो, और ये जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, पैरेलल के लिए a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2, और परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू जीरो। इट मींस डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये जो डायरेक्शन वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है ना, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे cos 90 क्या होता है, जीरो। ठीक है ना, वेक्टर में भी ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। तो अभी हमने ये समझने की कोशिश करी इन एग्जाम्पल से कि हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, हमारे पास दो चॉइस हैं कि या तो हम क्या करें, एंगल निकालें हर एक केस में। जब हम एंगल निकालते हैं, एंगल 0 डिग्री तो लाइंस पैरेलल हैं, और हमारा एंगल 90 डिग्री है तो फिर क्या है, एंगल 90 डिग्री तो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और एंगल कुछ बीच में निकल जाए 0 और 90 के, तो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एंगल पर। ठीक है, ये तो आपका हो गया कि एंगल के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं पैरेलल परपेंडिकुलर। लेकिन दूसरा तरीका भी हमारे पास है, शॉर्ट तरीका, कि हम क्या करें, हम डायरेक्शन रेशियो, ये जो डायरेक्शन वेक्टर है इनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो निकालें, जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2, तो लाइन पैरेलल होगा, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 जीरो, तो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है, मैंने जो समझाने की कोशिश करी कि कैसे पता करें लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।